ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बरसों पुराने सावन ऑडिटोरियम को तोड़कर वहां मल्टीप्लेक्स बनाए जाने की बात काफी दिनों से चल रही थी और अंदर घुसते के साथ ही ऑडिटोरियम के ऊपर वाले हिस्से से किसी के भागने की आवाज आई। नरेश तुरंत उस तरफ भागा और दौड़ता हुआ ऊपर तक गया तो कोई दिखा नहीं। इसके बाद नरेश ने ऊपर के दरवाजे को अच्छे से बंद किया और फिर वापस अपना एक अधूरा काम पूरा करने स्टेज की तरफ आगे बढ़ने लगा। नरेश ने बचपन से ही एक थिएटर आर्टिस्ट बनने का सपना देखा था। आज उसकी आंखें हर कदम के साथ नम होती जा रही थीं और पूरे ऑडिटोरियम में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उस खाली पड़े ऑडिटोरियम में कुछ टूटी हुई और कुछ साबुत बची कुर्सियों को देखते हुए और सीलन भरी छत के नीचे स्टेज पे खिंचे हुए बंद पर्दे के आगे खड़े होकर किसी नाटक के हीरो की तरह नरेश ने बोलना शुरू किया। छब जो तोरी देखूं पिया, नयन भर में काहे रोऊं पिया, प्रीत जो लागी इस मुख से तोरे, प्रीत जो लागी इस मुख से तोरे, काहे चाहूं ओरे तोहे देखूं पिया, तोहे देखूं पिया। बोलना नरेश को कुछ और था लेकिन उसने बोला कुछ और खाली पड़े ऑडिटोरियम में तालियों की आवाज की कड़कड़ाहट से किसी भी इंसान का डर जाना लाजमी था। नरेश ने आंखें खोल के देखा तो सामने कुर्सियां खाली पड़ी थी। नरेश पीछे तालियों की आती आवाज की ओर भागा। स्टेज पर चढ़ के पर्दे को खोलकर स्टेज के पीछे जहां से आवाज आ रही थी वो उस ओर अपने आप जाने लगा। नरेश उस आवाज का पीछा करते हुए बैक स्टेज तक पहुंचा। ग्रीन रूम से आती रोशनी देख नरेश उस तरफ धीरे धीरे बढ़ा और दरवाजे की आड़ से हाथ में लाठी लिए संभल के झांका तो देखा अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक मेकअप किट का सामान टेबल पर बिखरा पड़ा था। नरेश ने कमरे की बत्ती बंद की, दरवाजे को बंद किया। नरेश वापस दरवाजे तक जाए इससे पहले उसने स्टेज से आती पर्दों की आवाज सुनी। नरेश स्टेज की तरफ भागा और वहां पहुंच के देखा पर्दा थोड़ा सा अपनी जगह से खिसका हुआ था। नरेश को लगा कि शायद उसका वहम होगा। ये सोचकर वो वापस मेन गेट की तरफ जाने के लिए ऑडिटोरियम की सीढ़ियों से उतरकर आगे जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। पलटकर नरेश ने देखा तो थोड़ी देर पहले तक थोड़ा सा खुला हुआ पर्दा पूरी तरह से बंद हो चुका था। इतना सब कुछ होने के बाद नरेश वहां और ज्यादा रुक नहीं पाया। चुपचाप बाहर गेट पे रोड के पास जाकर बैठ गया। सुबह ड्यूटी खत्म हुई तो दूसरा गार्ड बलराम आया। नरेश ने उसे कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने घर चला गया। दिन भर रात की बातों को ही सोचता रहा और आखिर में समझ गया कि शायद कोई अंदर घुसा था चोरी करने और जब उसे कुछ नहीं मिला तो वहां से भाग लिया। शाम करीबन 6 बजे नरेश फिर अपनी ड्यूटी पे पहुंच गया। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्द ही हो गया था। नरेश ने ड्यूटी हैंडओवर लेके
थोड़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन फिर जब रहा नहीं गया तो वापस ऑडिटोरियम के अंदर गया। अंदर जाके देखा तो पर्दे खुले हुए थे। पीछे जाकर देखा तो ग्रीन रूम बंद था। सब कुछ ठीक था वहां। नरेश एक एक करके सारे कमरे चेक कर रहा था। अंदर झांक कर उसने सब कुछ चेक किया, बत्तियां बुझाई और फिर बाहर आते वक्त देखा एक कमरा बंद था। उसे खोलने के लिए खींचा तो दरवाजा खुला नहीं। शायद दरवाजा जाम हो गया था। यह सोच के जोर से 2-3 बार खींचा, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला। इंटरलॉक जैसा कोई ताला लगा था शायद। पूरी ताकत से दरवाजे पे 5-6 बार मारा तो दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर देखा तो पूरा कमरा अलग अलग रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम से भरा पड़ा था। नरेश की आंखों में जैसे चमक आ गई थी। उसने सामने रखा एक राजा का मुकुट उठा के पहना और तन के किसी राजा की तरह चलता हुआ स्टेज पे गया। मन ही मन उसने मान लिया था जैसे पूरा हॉल भरा हुआ है और सब बस नरेश को ही देखने आए हैं। किसी राजा की तरह मूंछों पर ताव देते हुए उसने कहा, सेनापति, शत्रु के आक्रमण का उत्तर देना है हमें। सेना को तैयार कीजिए। कल प्रातःकाल हम शत्रु के रक्त से स्नान करके युद्ध भूमि से ही अपनी विजय का शंखनाद करेंगे। नरेश ने अपनी बात पूरी की तो जिस हॉल को वो पूरा भरा हुआ मान रहा था, आंखें खोलने पर वहां पर एक आवाज नहीं थी सिवाय पीछे से आती एक आवाज के। नरेश बहुत ध्यान से, बिना हड़बड़ाए या घबराए, उन तालियों की आवाज के पीछे पीछे गया। आवाज ग्रीन रूम से आ रही थी। झांक के जलती हुई आवाज करती ट्यूबलाइट की रोशनी में देखा तो एक लड़की बैठी मेकअप कर रही थी और नरेश को देखते ही उसने कहा, वाह दिवाकर, आज एक बार फिर सारी तालियां तुम ले गए। देखती हूँ इसके बाद मेरा क्या होता है। मेरी एंट्री आ गई। वो लड़की उठी और नरेश के बगल से होते हुए स्टेज की ओर चली गई और नरेश वहां खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि उसने मुझे दिवाकर नाम से क्यों बुलाया, कि ठीक तभी उसकी नजर सामने आईने पर गई। नरेश समझ नहीं पा रहा था कि वो होश में है या बेहोश। वो सिर्फ एक मुकुट नहीं पहने था, बल्कि पूरा का पूरा राजा के कॉस्ट्यूम में था। नरेश कोशिश तो खुद को संभालने की बहुत कर रहा था, लेकिन वो तो जैसे अपने काबू में ही नहीं था। बड़ी बड़ी खुली आंखों और खुला मुंह लिए स्टेज की ओर भाग कर गया तो पूरा स्टेज खाली था और वो लड़की वहां नहीं थी। नरेश जैसे अपनी बेहोशी से जागा हो, वो भागकर उस कॉस्ट्यूम वाले कमरे के पास गया। दरवाजा जो वो खुला छोड़कर गया था वो बंद पड़ा था। एक बार फिर जी तोड़ कोशिश की उसने उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नरेश हार मानने को तैयार ही नहीं था। ताबड़तोड़ उस दरवाजे पे धक्के मारे जा रहा था, लेकिन काफी देर तक जब कोई फायदा नहीं हुआ तो जमीन पर थक के बैठ गया और तभी उसके कंधे पे पीछे से हाथ रख के किसी ने कहा, महाराज, आपका समय समाप्त हुआ। .5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी।
प्रवीण के साथ। नरेश को थिएटर में नाइट ड्यूटी के दौरान स्टेज का पर्दा हिलता हुआ मिला। किसी के कदमों की आहट भी सुनाई थी। कॉस्ट्यूम रूम का ताला तोड़ के अंदर से एक राजा का मुकुट निकाल के पहन के स्टेज पे उसने डायलॉग बोला तो खाली ऑडिटोरियम में ताली की आवाज भी आई। पीछे जाकर देखा तो ग्रीन रूम में कोई लड़की थी जो नरेश के बगल से होते हुए स्टेज तक जरूर आई, लेकिन उसके बाद वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। नरेश वापस कॉस्ट्यूम रूम की ओर गया तो किसी ने पीछे से कंधे पे हाथ रख के कहा, महाराज आपका समय समाप्त हुआ। नरेश ने पीछे पलट के देखा तो बलराम था, वहां का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड। उसने हंसते हंसते कहा, अरे राजा साहेब क्या बात है, ये मुकुट कहां से मिला आपको? नरेश ने उसे बताया कि ये मुकुट उसे इस कमरे से मिला है जो अब खुल भी नहीं रहा। वैसे बलराम तुम इतनी रात यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो सुबह 7 बजे की ड्यूटी है ना? सुनकर बलराम ने कहा, अब राजा साहेब आप तो प्रजा की सेवा में रात दिन सब भूल गए हैं, घड़ी देखने का जरा कष्ट कीजिए। नरेश ने घड़ी की ओर देखा तो समझ आया कि सुबह के 7 बज रहे थे। बलराम फिर बोला, नाइट ड्यूटी में ऐसा ही होता है, घर जाके आराम करिए। नरेश ने भी सोचा कि शायद ये बात बिल्कुल सही है। झुके हुए कंधों के साथ थका हारा सा वो बाहर निकला तो देखा चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सुबह 7 बजे सर्दियों में भी इतना अंधेरा तो नहीं होना चाहिए। एक बार फिर उसने अपनी घड़ी की ओर देखा तो इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। नरेश का हाल इस वक्त ऐसा था कि एक हल्की सी आवाज भी सुन लेता तो शायद डर से मर जाता, लेकिन किसी तरह गेट पे ही उसने पूरी रात बिताई। सुबह जब बलराम आया तो उसको हैंडओवर देते वक्त उसने 2 दिन में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताई। बलराम ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन थिएटर के मालिक को पूरी खबर दे डाली। जब थिएटर बेचने की कोशिशें हो रही हों तो ऐसी अफवाहें कितना नुकसान कर सकती हैं, यही सोचकर उन्होंने नरेश को नौकरी से निकाल दिया। दूसरा कोई गार्ड आए तब तक बलराम को ही नाइट ड्यूटी दी गई। रात को खाना वाना खाकर बलराम बाहर गेट के पास ही बैठा था कि एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा जो उसे ही पुकार रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए बलराम ऑडिटोरियम के अंदर गया। अंदर जब हॉल के दरवाजे पे बलराम खड़ा था तो उसने देखा ऑडिटोरियम का दरवाजा जिससे अभी वो अंदर आया था वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। बलराम सब कुछ देख रहा था, लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वो जैसे होश में भी बेहोश था। वो बस उसे पुकारती उस आवाज के पीछे पीछे चला जा रहा था। अंदर हॉल में दोनों तरफ बैठने की कुर्सियों के बीच से एक एक करके कुर्सियों की कतार को जैसे जैसे बलराम पार करता जा रहा था वैसे वैसे वो कुर्सियां ऐसे खुल रही थी जैसे उन पर लोग बैठे हों। स्टेज के पास पहुंचा तो बलराम के चेहरे पर एक लाइट चमकी। रोशनी इतनी तेज थी बलराम को आंखें अपने हाथों से ढकनी पड़ी।
लेकिन रोशनी फिर भी उतनी ही तेज लग रही थी। इतने में बलराम को महसूस हुआ जैसे हॉल में ऑडियंस की बहुत ज्यादा भीड़ है। धक्का मुक्की और लोगों का आना जाना महसूस कर पा रहा था वो। इसी बीच बलराम को एक धक्का लगा और वो सर के बल जमीन पर गिर पड़ा। सर पे उसके चोट आई थी और खून भी बह रहा था। धीरे धीरे उठा तो ध्यान दिया कि अभी जो लोगों की भीड़ की आवाजें और धक्के लग रहे थे वो सब थम गया था। सुकून और सन्नाटा पसरा हुआ था पूरे हॉल में। और तभी उसी सुकून और सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज सुनी बलराम ने और देखा स्टेज का पर्दा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। स्टेज पे बलराम ने देखा दो लोग नकाब पहने हुए स्टेज के दोनों तरफ से आ रहे हैं और एक लड़की स्टेज के बीच में एक लंबे से खंभे से बंधी हुई है। धीरे धीरे वो दोनों नकाब पहने लोग उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो लड़की जैसे किसी मदहोशी में हो और बस अपने ख्यालों में हंसे जा रही थी। वो दोनों नकाबपोश इंसान उस लड़की के करीब आए और उसे आग लगा दी। लड़की उस जलती आग की वजह से चीखती रही, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। बलराम खड़ा खड़ा बड़ी बड़ी आंखों से ये मंजर देख ही रहा था कि उन दोनों में से एक की नजर बलराम की ओर घूमी। बलराम अब जैसे अपने सपने से जागा था। उसने देखा कि जो भी वो देख रहा था वो सब वहां पर हो रहा था और ये उसका कोई सपना नहीं था, वहम नहीं था। आग की आवाज अभी भी उसके कानों तक आ रही थी। वो लड़की जल के मर चुकी थी, उसकी चीखें शांत हो चुकी थी, लेकिन वो नकाबपोश आदमी बलराम की ओर दौड़े चला आ रहा था। बलराम वहां से जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ा, लेकिन मौत से तेज भला कभी कोई भाग पाया है। बलराम कुछ दूर भागते के साथ ही ठोकर खाने से गिरा और सर पे लगी चोट पे ही दोबारा उसके चोट लगी और इस बार कुछ ही मिनटों में उसकी जान निकल गई। अगली सुबह पुलिस को बलराम की लाश मिली। किसी को आनन फानन में निगरानी के लिए रखना ही था और अब तो पुलिस केस भी बन चुका था। ऐसी हालत में ऑडिटोरियम के मालिक ने नरेश को ही वापस नौकरी पे रखना सही समझा। नरेश 2 दिन के बाद नौकरी पे फिर शाम को 5 बजे वापस आया। सब कुछ चेक करने के बाद उसी कॉस्ट्यूम वाले कमरे के पास गया तो दरवाजा इस बार आराम से खुल गया। वही मुकुट फिर निकाल के उसने पहना और धीमे कदमों से नरेश मुस्कुराता हुआ स्टेज पर चढ़ा और एक बार फिर किसी राजा की तरह मूंछों को ताव देते हुए अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, जो एक बार इस मंच का हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए यही का होकर रह जाता है। नरेश इसके आगे कुछ बोले उससे पहले ही तालियों की आवाज एक बार फिर आई और इस बार तारीफ भी सुनाई दी। वाह दिवाकर वाह, सचमुच तुम्हारा कोई जवाब नहीं। थिएटर आज भी वैसा का वैसा वीरान पड़ा है और वहां कोई मल्टीप्लेक्स नहीं बना।